मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। साथियों, अब आगे इस अध्याय में रोकड़ बजट में अध्ययन करेंगे रोकड़ बजट बनाने की विधियाँ। मुख्य रूप से रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियाँ प्रचलित है। फर्स्ट है प्राप्ति एवं भुगतान विधि, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड। सेकंड है समायोजित लाभ हानि विधि, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तीसरे है प्रक्षेपित चिट्टा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। अब विद्यार्थियों इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्राप्ति एवं भुगतान विधि, ये विधि सबसे सरल तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में निश्चित समय अवधि में सभी रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का अनुमान लगाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत रोकड़ बजट के लिए आवश्यक सूचनाएं अन्य बजटों से प्राप्त की जाती है। इस विधि में रोकड़ बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में रोकड़ प्राप्तियों की राशि एवं समय को तथा दूसरे भाग में भुगतानों की राशि तथा समय को दिखाया जाता है। रोकड़ प्राप्तियां, कैश रिसिप्ट। व्यवसाय में रोकड़ प्राप्तियां निम्न स्रोतों से होती है। प्रथम है व्यावसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियां। इसके अंतर्गत नकद बिक्री, देनदारों से प्राप्त रोकड़, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि आदि आती है। नकद विक्रय की राशि को अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि कुल विक्रय का एक निश्चित भाग नकद विक्रय का होता है, लेकिन इस पर नकद छूट का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देनदारों से प्राप्त रोकड़ का अनुमान लगाने के लिए ये देखना होगा कि उधार बिक्री की राशि को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। इसके लिए संस्था की साख नीति, विक्रय की शर्तों, ग्राहकों की स्थिति, व्यवसाय की परंपराओं तथा विक्रय एवं वसूली के लिए लगने वाले समय का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा इसका अनुमान साख तथा वसूली विभाग द्वारा एकत्रित विस्तृत आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है गैर व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियां। जब एक संस्था को अपनी सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के लिए अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से रोकड़ प्राप्त होती है, तो उसे इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इसमें लाभांश, ब्याज, किराया, अधिकार शुल्क, कमीशन, कर वापसी आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियां, इसमें अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन तथा स्थायी परिसंपत्तियों व विनियोगों से विक्रय से प्राप्त रोकड़ को सम्मिलित किया जाता है। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋणों से प्राप्त राशि भी इसमें सम्मिलित होती है।
अब विद्यार्थियों दूसरा है रोकड़ भुगतान, कैश पेमेंट। एक व्यवसाय में निम्न प्रकार के रोकड़ भुगतान करने पड़ते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान, इसके अंतर्गत भुगतान को निम्न भुगतान को शामिल किया जाता है। क्रय, रोकड़ क्रय एवं देय खाते। इसमें पूर्तिकर्ताओं को प्रदान अग्रिम क्रय के समय किए गए नगद भुगतान तथा लेनदारों को किए गए भुगतान सम्मिलित होते हैं। नगद क्रय के लिए भुगतान की राशि का निर्धारण नगद छूट को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा लेनदारों को किए जाने वाले भुगतान की गणना माल क्रय करने की तिथि तथा उसके भुगतान के बीच के समयांतर को ध्यान में रखकर की जाती है। श्रमिकों को भुगतान, श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान इसमें सम्मिलित होते हैं। इनमें मजदूरी भुगतानों के समयानंतर को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपरी व्यय, इनमें कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासन एवं सामान्य ऊपरी व्यय तथा विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्ययों के भुगतान सम्मिलित होते हैं। इन व्ययों के लिए पूर्वानुमान, विभिन्न ऊपरी व्यय बजटों तथा भुगतान में समयानंतर को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। गैर व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान, कैश पेमेंट फॉर नॉन बिजनेस ऑपरेशंस। इनमें ब्याज, किराया, दान, आयकर आदि के लिए किए जाने वाले भुगतान सम्मिलित होते हैं। इनको उस अवधि में दिखाया जाना चाहिए जिस अवधि में इनका वास्तविक भुगतान किया जाना है या किया जाना होता है। नेक्स्ट है पूंजी व्यवहारों के लिए रोकड़ भुगतान, कैश पेमेंट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसमें ऋण पत्रों एवं पूर्वाधिकार अंशों के शोधन, बैंक ऋणों की अदायगी, स्थायी परिसंपत्तियों व विनियोगों के क्रय में खर्च की गई राशि आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार रोकड़ बजट के प्रथम भाग में प्रत्येक बजट अवधि के प्रारंभिक नगद शेष तथा विभिन्न मदों से रोकड़ प्राप्तियों को प्रदर्शित करके उनका योग किया जाता है, जबकि दूसरे भाग में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले भुगतानों का योग करके प्राप्तियों के योग में से घटाया जाता है। इन दोनों योगों का अंतर बजट अवधि के अंत में रोकड़ स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि प्राप्तियों का योग भुगतानों के योग से अधिक है तो इसे आधिक्य के लाभदायक विनियोग हेतु प्रबंध द्वारा योजना बनाई जाती है। यदि भुगतानों का योग प्राप्तियों के योग से अधिक है तो ये रोकड़ की कमी को प्रदर्शित करता है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रबंध उपयुक्त स्रोत से वित्त की व्यवस्था करता है
इस विधि के अंतर्गत एक प्रारूप के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे केज बजट बनाते हैं तो इसमें पीरियड क्वार्टरली हो सकता है, तो इसमें रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये रिसिप्ट यानी प्राप्तियों में आती है। पेमेंट्स में क्या क्या किए जाते हैं। एक तो कैश परचेज, नगद कोई वस्तु खरीदी जाती है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, देनदारों को जो भुगतान करते हैं। वेजेज एंड सैलरीज, मजदूरी एवं वेतन। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए जो पेमेंट किया जाता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। और नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीफरेंस शेयर। और नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।